माय डिवाइन एमेजरी एपिसोड नंबर 21। तो 21 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सारा झोल झपाटा खत्म हो चुका होता है। यहाँ पे महाराज आते हैं अपनी माँ यानी दाउजर से मिलने के लिए। इनकी माँ बेहोश होती है। महाराज अपनी माँ को गीले कपड़े से वाइप कर रहे होते हैं। उनकी माँ सपने में डर रही होती है और चिल्ला रही होती है कि मेरी यान को बख्श दो, प्लीज मेरी यान को छोड़ दो, वो नदी में गिर गया, उसे कौन बचाएगा। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है। यहाँ पे यान मतलब महाराज उसके पास ही होते हैं और उनकी माँ को होश आ जाता है, जिसके बाद से वो अपने बेटे को गले लगा लेती है। कहती है कि यान तुम ठीक तो हो ना। तो वो कहते हैं कि माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो। यहाँ पे वो कहते हैं कि तुम्हारे चाचा कैसे है। तो वो कहते हैं कि माँ उन्होंने देशद्रोह किया था, उन्होंने हमारे खिलाफ विद्रोह कर दिया था और ये अक्षम्य अपराध था, इसीलिए उसे क्षमा नहीं किया गया। इनकी माँ कहती है कि मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। वो हमारे परिवार की रक्षा करने के लिए था, वो तुम्हारी रक्षा करने के लिए था, लेकिन वो तो भक्षक बन गया रक्षक से। तो वो बोलते हैं कि माँ तुम चिंता मत करो, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, अब मेरी बारी है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा हमेशा। उनकी माँ उन्हें गले से लगा लेते हैं और दोनों लोग रो रहे होते हैं। उसके बाद से हम वान को देखते हैं जहाँ पे प्रिंस हैगिंग आते हैं। प्रिंस हैगिंग को देखकर वो गले से लगा लेती है। कहती है आप ठीक तो होना। तो वो खुश हो जाते हैं, कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कहती है और मेरे पिता। तो वो कहते हैं कि आपके पिता को न्यायालय द्वारा सजा दी गई है और उन्हें काल कोठरी में डाला गया है। तो यहाँ पे वान जो होती है वो सहम जाती है कि अब क्या होगा। तो वो कहते हैं कि आप चिंता मत करो, वैसे भी महाराज ने हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा दया दिखाई है, क्योंकि कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति घृणा करता है, मतलब कोई व्यक्ति विद्रोह करता है, तो उसके 9 पीढ़ियों को सजा दी जाती है। लेकिन महाराज के वजह से जो इस सब में शामिल थे बस उन्हीं लोगों को सजा दी गई है, बाकी कोई परिवार के सभी लोगों को पदावंतरित कर दिया गया, उनके पदों से हटा के साधारण व्यक्ति की तरह जीवन जीने के लिए वहां से भेज दिया गया। इसके बाद से इस देशद्रोह के घटना में शामिल लोगों के परिवार के सामने ये घोषणा की गई है कि 3 पीढ़ियों तक उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति राज परिवार से कोई भी रिश्ता नहीं रखेगा, मतलब आगे चल के कोई भी सरकारी कार्यकाज में हाथ नहीं बढ़ा सकता। आगे हम देखते हैं मैंगमैंग उसी मंडप में जाती है जहाँ पे इसकी नौकरानियां होती है और वो सबसे कहती है कि मैं वापस आ गई। सारी नौकरानियां इसे देख के चौंक जाती है, कहती है कि दूध जियो, मतलब मैंगमैंग क्या तुम हो। तो वो कहती है कि हाँ अब ऐसे घूमो मत, मुझे चक्कर आ रहा है, ऐसे क्यों घूर रही हो। तो वो कहती है आप आवाज तो सही लग रही है लेकिन आप एक लड़की। तो वो पास बुलाती है, कहती है कि देखो मैं शुरू से एक लड़की थी। अच्छा बताओ झोकवांग कहाँ है। इतना सुनते ही वो दोनों नौकरानियां सैड हो जाती हैं। मैंगमैंग कहती है क्या हुआ, तुम लोग बोल क्यों नहीं हो, क्या तुम लोग मेरे लिए कुछ सरप्राइज लाई हो। झोकवांग और ढूंढते हुए उसके कमरे में जाती है जहाँ पे वो देखती है कि झोकवांग बर्फ की सिल्ली पे लेटी हुई है और वो मर चुकी है। मैंगमैंग झोकवांग को देखते ही रोने लगती है और कहती है कि ये सब क्या मजाक है। झोकवांग उठ जाओ, मुझे पता है कि तुम ये सब मजाक कर रही हो, और रोने लगती है। हम देखते हैं कि इतने में वहां पे गार्ड कॉन्ग आते हैं और वो जब झोकवांग को ऐसे देखते हैं तो वहीं पे अपना सारा सामान गिरा देते हैं, मतलब वहीं पे गिर जाता है, हताश हो जाते हैं। जाके मैंगमैंग के पास बैठते हैं, मतलब झोकवांग के पास बैठते हैं। मैंगमैंग कहती है कि गार्ड कॉन्ग तुम आ गए, तुम मेरी मदद करो ना इसे उठाने में, इसे बोलो कि ये उठ जाए, मुझे पता है कि ये मजाक कर रही होगी, क्योंकि हम लोग शुरू से बहुत ज्यादा मजाक किया करते थे। यहाँ पे नौकरानी सारी कहानी बताती है कि जब ये एक दिन ताबीज देने महारानी के पास गई थी और उस दिन वहां से भागी हुई आई, कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ये बाहर गेट से बाहर नहीं निकल पाई और कुछ लोगों ने इसे तीरों से घायल कर दिया, मतलब दुश्मनों ने इसे तीरों से घायल कर दिया। लेकिन हमारे मुल्ला साहब को पता था कि आप इसे एक बार आखिरी बार जरूर देखना चाहेंगे, इसीलिए उन्होंने इसे बर्फ की सिल्ली में यहाँ पे रखवा दिया है। यहाँ पे मैंगमैंग बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और जो गार्ड कॉन्ग होते हैं वो अपने हाथ से एक निकालते हैं हेयरपिन और कहते हैं कि देखो झोकवांग मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, अब तो उठ जाओ, और उसके बालों में लगा देते हैं। कहते हैं देखो तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। मैंगमैंग कहती है हाँ निश्चित तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। उसके बाद से गार्ड कॉन्ग याद करते हैं झोकवांग के साथ बिताए हुए हर एक पल को और कहते हैं कि झोकवांग मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा। वो याद करते हैं कि उसने कहा था कि जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें अपना जवाब दे दूंगी, और गार्ड कॉन्ग यहाँ पे ये सारी चीजें याद करने के बाद बहुत ही ज्यादा रोने लगते हैं। मैंगमैंग वापस आती है और अपने जूते लेकर आती है और यहाँ पे झोकवांग को पहना देती है। कहती है कि मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम्हें ये जूते चाहिए थे, अगर मैं ये जूते तुम्हें पहले ही दे देती तो शायद तुम वहां से भाग पाती और शायद आज ये हालत ना होती। ये मेरी ही गलती है, मेरी ही वजह से तुम्हारी मौत हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। झोकवांग फिर वापस लौट आओ ना प्लीज, ये सब मेरी गलती है, मैं जानती हूँ। हम देखते हैं कि यहाँ पे गार्ड कॉन्ग बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं और बहुत ही ज्यादा फूट के रो रहे होते हैं। देखते हैं कि जो आप पूरी तरीके से नशे में धुत हो चुके हैं और अपने आप को दारू में लिप्त कर लिए हैं। दूसरी तरफ हम मैंगमैंग को देखते हैं जो कि रो रही होती है झोकवांग और सभी कुछ को याद करके, जिसके बाद से वो याद करती है कि जब बारिश हो रही थी तो मैं अचानक से गायब होने लगी। तो वो कहती है कि अब तो मुझे खुश होना चाहिए क्योंकि शायद मैं यहाँ से वापस जा सकती हूँ, लेकिन फिर क्या, अगर मैं यहाँ से वापस जाऊंगी तो क्या क्यों यानी जो राजा है महाराज है वो क्या मुझसे नफरत करने लगेंगे। मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मैं वापस जा रही हूँ तो मैं इतने दिनों बाद वापस जा रही हूँ, मुझे तो खुश होना चाहिए बहुत ज्यादा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे महाराज आते हैं। महाराज के आते ही मैंगमैंग जाके उन्हें गले से लगा लेती है, कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। वो कहते हैं कि मैंगमैंग तुम ठीक हो ना। तो दोनों एक दूसरे कहते हैं कि हाँ।
उसके बाद से महाराज कहते हैं कि मुझे पता है तुम बहुत ही ज़्यादा उदास हो क्योंकि झोंकुआंग की मौत हो गई, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसका बदला जरूर लूंगा, मैं उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। यहाँ पे वो कहती है गाडकोंग कैसे है, तो वो कहते हैं कि गाडकोंग तो पूरी तरीके से अपने आप को शराब में डुबा चुके हैं। इससे पता चलता है कि वो झोंकुआंग को कितना ज़्यादा पसंद करते थे और झोंकुआंग इसके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन थी। मिंगमिंग कहती है कि तुम्हें पता है उस दिन जब तुम्हारी मौत हो गई थी, मतलब ऐसा लगा था कि तुम मर गए हो, उस दिन मुझे कैसा महसूस हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आसमान मेरे ऊपर ढह चुका है, मैं सांस नहीं ले पा रही थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बाद में प्रिंस ने मुझे कैद कर दिया, उस वक्त मेरी जान तो मेरे अंदर थी लेकिन मेरी आत्मा शायद कहीं बिछड़ चुकी थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। महाराज मिंगमिंग को गले लगाते हुए कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं अब तो ठीक हूं ना। उसके बाद से दोनों एक दूसरे को सहलाते, दोनों एक दूसरे को शांत रहने के लिए कहते हैं। जिसके बाद से मिंगमिंग मन में मन सोच रही है लेकिन अब तो मैं गायब हो जाऊंगी तो तुम्हारा क्या होगा क्यूयान, क्या मेरे जाने के बाद तुम भी वैसे ही दर्द सहोगे जैसे कॉन्ग सह रहे हैं। यहाँ पे महाराज उससे कहते हैं कि देखो मिंगमिंग, ये फर्क नहीं पड़ता कि भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन याद रखना मैं हमेशा याद रखूंगा कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, तुम्हें हमेशा याद रखना है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। दोनों इतना कह के एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। आगे हम देखते हैं महाराज और मिंगमिंग सेकंड प्रिंस और प्रिंस हैकिंग वान सभी को विदाई देने के लिए आए होते हैं और यहाँ पे सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, दारू वारू पी रहे होते हैं। जिसके बाद से प्रिंस हैकिंग कहता है कि महाराज आपने तो इन अफवाह पे पानी फेर दिया, अफवाह थी कि आपने मुझे जानबूझकर सीमा पे भेज दिया है और अब आप मुझे यहाँ पे खुद विदाई देने आए, तो ये अफवाह तो खत्म हो गई ना। तो महाराज कहते हैं कि इसने यह गलत अफवाह फैलाई, वैसे भी सही तो ये है कि आप मुझे देखना नहीं चाहते थे इसीलिए आप मुझसे दूर हो गए और सीमा पे चले गए। उसके बाद से मिंगमिंग कहती है कि वान क्या तुम सच में जा रही हो, तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। वान कहती है कि देखो जो भी हो दुनिया में ना, जो भी साथ आता है वो कुछ समय के लिए ही साथ होते हैं, हमेशा के लिए हम उन्हें अपने पास नहीं रख सकते। मिंगमिंग कहती है क्यों नहीं, हम उन्हें संजो के रख ले। तो वहां पे वान समझाती है कि देखो हमारे पास दो ही हाथ है, दो ही हाथों से हम कितना कुछ समेट सकते हैं। जिसके बाद से महाराज जो होते हैं वो सेकंड प्रिंस को ब्लूप्रिंट दे देते हैं जल सेतु निर्माण का। तो सेकंड प्रिंस कहते हैं कि अरे आपने अपना मन कैसे बदल लिया, मुझे तो लगा था आप नहीं देंगे। तो महाराज कहते हैं कि इस जल सेतु निर्माण से लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है और आगे चल के जब भी सूखा पड़ेगा तो सूखे की जरूरत नहीं होगी, मतलब जल सेतु निर्माण की वजह से सूखे का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इसलिए मैंने ये तुम्हें दे दिया। तो वो कहते हैं कि अच्छा आपके लिए धन्यवाद। तो महाराज कहते हैं कि धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं, वैसे भी दोबारा तुम यहाँ आने वाले नहीं हो। तो वो कहता है क्यों नहीं, वैसे भी आज हम लोगों की अच्छी दोस्ती हो गई तो मैं यहाँ पे दोबारा जरूर आऊंगा। महाराज कहते हैं ठीक है आना, वैसे भी जब तुम आओगे तब तक मेरी और मिंगमिंग की शादी हो चुकी होगी। उसके बाद से मिंगमिंग सबको विदाई देती है और महाराज विदाई देते हैं। जिसके बाद से हम देखते हैं कि प्रिंस हैकिंग अपने वान के साथ वहां से जाने लगते हैं और सेकंड प्रिंस भी वहां से जाने लगते हैं। यहाँ पे मिंगमिंग वान को गले लगाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। तो वान कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें चिट्ठियां लिखती रहूंगी। जिसके बाद से हम देखते हैं कि सेकंड प्रिंस अपने घुड़सवारों के साथ निकल जाते हैं, मतलब लोगों के साथ निकल जाते हैं और प्रिंस हैकिंग भी निकल जाते हैं। जिसके बाद से मिंगमिंग बहुत सैड हो जाती है और कहती है कि अब तो हम अकेले हो गए। जिसके बाद से महाराज को गले लगाने के बाद वो सोचती है कि एक बार मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी एक दिन, तो तुम अकेले रह जाओगे। हम देखते हैं कि महाराज अपने मंत्री जन से बात कर रहे होते हैं। मंत्री जन उन्हें बताते हैं कि चांसलर कुई के परिवार को सजा दे दी गई, मतलब चांसलर कुई को सजा दे दी गई, उनके साथ शामिल सभी लोगों को सजा दे दी गई है। महाराज कहते हैं कि ठीक है, वैसे भी उसका जड़ बहुत अंदर तक फैला हुआ है तो काफी अंदर तक जांच करने की आवश्यकता नहीं है, अब उसे जाने दो और उन लोगों को कड़ी सजा मिले। वो लोग कहते हैं कि जी महाराज, और उन्होंने अपनी जो काला करतूत है वो सभी कुछ कबूल कर लिया है कि उन्होंने क्या क्या काली करतूतें की हैं। उसके बाद से महाराज कहते हैं कि हाँ मिंगमिंग की क्या खबर है, क्या मिंगमिंग ने खाना खाया। तो यहाँ पे लू हुआन बताते हैं कि महाराज खबर आया थी लिंगताई मंडप से कि महारानी ने, मतलब मिंगमिंग ने खाना नहीं खाया है और वो बहुत थोड़ा सा खाई है। महाराज कहते हैं ठीक है, अब हम उन्हें देखने चलते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि महाराज देखने जाते हैं तो मिंगमिंग बारिश में एक जगह बैठी होती है और बैठ के कुछ सोच रही होती है और इसका हाथ अचानक से गायब होने लगता है। हम देखते हैं कि महाराज लू हुआन के साथ यहाँ पे होते हैं और महाराज लू हुआन से कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा उदास है। जब वो यहाँ पे अकेली आई थी तो उसकी एकमात्र दोस्त झोंकुआंग थी और वान भी चली गई, तो उसे बहुत ज्यादा अकेला महसूस हो रहा होगा। तो तुम कुछ ऐसा करो, उसके लिए कुछ नया चीजें लेकर आओ जिससे उसे खुशी मिले। तो यहाँ पे महाराज को आइडिया आता है, वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि उसे कुछ नया नहीं बल्कि उसे कुछ ऐसा चाहिए जो कि उसके गृहनगर जैसा हो, मतलब उसके घर जैसा, उसे घर जैसा फील कराए। तो मुझे वो सब चीजें करना चाहिए। जहाँ पे महाराज और लू हुआन दौड़ते हुए चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि महाराज अपने रसोइयों से कह के कुछ नूडल्स बनवाते हैं। लू हुआन कहते हैं कि महाराज कुछ इंस्टेंट नूडल है जो कि तैयार है। महाराज टेस्ट करते कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है। उसके बाद से कुछ सूप लाया जाता है। महाराज टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि ये सारा मिला के वो नूडल्स तैयार कर दो। जिसके बाद से लू हुआन पूछते हैं और महाराज बाकी का, तो कहते हैं कि तुम पी जाओगे क्या, तो ठीक है खत्म कर दो। यहाँ पे लू हुआन खुश हो जाते हैं, कहते हैं धन्यवाद महाराज। जिसके बाद से महाराज मिंगमिंग को बुला के आते हैं और कहते हैं कि आओ मैं तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज लेकर आया हूँ, और बैठाते हैं। कहते हैं ये देखो तुम्हारे घर जैसा इंस्टेंट नूडल हमने तैयार करने की पूरी कोशिश की है। मिंगमिंग कहती है तो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो महाराज कहते हैं क्या अच्छा नहीं बना, तो तुम बोलो मैं रसोइयों को अभी सजा देता हूँ। तो मिंगमिंग कहती है नहीं ये सच में स्वादिष्ट लग रहा है। तो महाराज कहते हैं ठीक है ट्राई करो। उसके बाद से मिंगमिंग लेती है और खाती है, कहती है कि हाँ सच में स्वादिष्ट है। महाराज कहते हैं सच में, मैंने तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज रखी है। सरप्राइज तो हाँ, एक छोटा सा सरप्राइज
मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। तो डियर सब्सक्राइबर, जैसा कि मैंने उस दिन लाइव में बताया था कि जिस दिन मेरा सैलरी आ जाएगा, मतलब जिस दिन मेरा यूट्यूब से इनकम आ जाएगा, उस दिन मैं अपने एक वन ऑफ द बेस्ट सब्सक्राइबर को तोहफा दूंगी। तो हाँ, अभी मेरा यूट्यूब से पेमेंट आ गया है, कल शाम को 4:30 बजे रिसीव हुआ था। आप ये मेल देख सकते हैं। और इसके हिसाब से मेरे सब्सक्राइबर में जो वन ऑफ द बेस्ट सब्सक्राइबर है ना, वो है श्याम चौधरी। तो जब से मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, शायद तब से तो नहीं, लेकिन कुछ समय बाद से ही श्याम चौधरी मुझसे जुड़े थे। और जब से ये मेरे सब्सक्राइबर हुए हैं, तब से इन्होंने मुझे बहुत आश्चर्य किया। हाँ, सच बताओ तो ये मेरे हर एक वीडियो पे कमेंट करते हैं, मतलब लगभग वीडियोस पे कमेंट करते हैं। और हाँ, किसी एक वीडियो पे अगर 1 लाइक हो ना, तो मैं समझ जाऊंगी कि वो श्याम चौधरी है जिन्होंने लाइक किया है। तो श्याम चौधरी, आप जो भी हो, प्लीज़ इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो श्याम चौधरी, आप सिस्टर ब्रदर जो भी हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें और गूगल पे या फ़ोन पे दे दें। बहुत ज़्यादा तो नहीं, 101 रुपया मैं देना चाहती हूँ आपको, क्योंकि आप मेरे वन ऑफ द बेस्ट सब्सक्राइबर रहे हैं। और हाँ, वन ऑफ द बेस्ट सब्सक्राइबर बनने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मुझे, हाँ, आपको अगर मेरी वीडियो में कुछ कमी लगती है तो कमेंट में बताओ और कमेंट करो, लाइक करो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या पता जब नेक्स्ट सैलरी आए तो आप मेरे वन ऑफ द बेस्ट सब्सक्राइबर हो, ठीक है ना। तो चलो मिलकर महाराज का सरप्राइज देखते हैं। इसके बाद से महाराज मेमन के हाथ में पॉपकॉर्न का बाउल थमाते हुए दिखाते हैं उसे टीवी की तरफ। हम देखते हैं कि एक लकड़ी का खाचा बना हुआ होता है, जहाँ पे स्टीवर लू और जैंग दोनों लोग नाटक कर रहे होते हैं। मेमन कहते हैं कि ये लोग तो सच में मतलब बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ये दोनों नाटक कर रहे होते हैं और स्टीवर लू उसे पकड़ लिए होते, गिरफ्तार किए होते हैं, जहाँ पे जैन कह रहे होते हैं कि अब मुझे छोड़ दिया जाए, मैं एक आखिरी मौका चाहता हूँ। स्टीवर लू कहते हैं ठीक है, तो फिर इसके लिए तुम्हें महाराज से पूछना होगा। तो वो कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? यहाँ पे स्टीवर लू उसके तरफ गन तान के कहते हैं कि वैसे भी मैं महल का बस एक प्रबंधक हूँ, और हंसने लगते हैं। मेंगमेंग कहती है कि आपको पता है स्टीवर लू जितने अच्छे से नाटक कर रहे हैं ना, उस हिसाब से अगर वो मेरे गृहनगर में होते तो निश्चित रूप से उन्हें एक पुरस्कार मिलता। महाराज कहते हैं ठीक है, अब तुम लोग दृश्य बदलो, मतलब अलग अलग करके कई ऐसे खेल दिखाए जाते हैं जो मेंगमेंग को बहुत ज्यादा पसंद आता है। मेंगमेंग खुश होती है। जिसके बाद से हमें रात का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे मेंगमेंग और महाराज होते हैं। महाराज मेंगमेंग से कह रहे होते हैं कि मेंगमेंग तुम्हें एक खुशखबरी बताओ। तो मेंगमेंग कहती है हाँ बताइए ना। तो वो कहते हैं कि तुम्हें पता है मंत्री ने जितनी योजनाएं बनाई थी ना, उन सभी पे कार्य चला जा रहा है और काफी हद तक तो हो भी चुका है। मेंगमेंग कहते हैं मंत्री अगर जीवित होते तो बहुत ही ज्यादा खुश होते। तो महाराज कहते हैं हाँ। और उसके बाद से महाराज कहते हैं मेंगमेंग क्या तुम्हें याद है लाल धागा दिखाते हुए? तो मेंगमेंग कहती है हाँ मुझे याद है। तो महाराज कहते हैं क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसके बाद से वो कहते हैं कि माँ ने तो हम दोनों की शादी तय कर चुकी है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी सम्राज्ञी कैसी होगी, लेकिन अब मुझे पता है मेरी सम्राज्ञी का चेहरा गोल होगा, नाक गोल होगा, आंखें चांद की जैसी होंगी। मतलब बहुत कुछ कह के मतलब मेंगमेंग का बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। मेंगमेंग बहुत ज्यादा खुश होती है, कहती है कि हाँ, लेकिन महाराज सोचो अगर मैं एक दिन यहाँ से अचानक से गायब हो जाऊँ तो आप क्या करेंगे? महाराज कहते हैं कि तुम बकवास मत करो, अगर तुम एक दिन रही तो एक दिन के लिए मेरी पत्नी बनोगी, अगर 2 दिन रही तो 2 दिन के लिए मेरी पत्नी बनोगी, तुम्हारे अलावा मेरी पत्नी कोई भी नहीं बनेगा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेंगमेंग हाँ कर देती है। उसके बाद से महाराज वो लाल धागा मेंगमेंग की उंगलियों में बांध देते हैं। आगे हम देखते हैं एक दरबार का सीन, जहाँ पे लू हुआन सबको आदेश सुना रहे होते हैं। आदेश के अनुसार चांसलर कुई के साथ साथ उन सभी मंत्रियों को जिसने चांसलर कुई का साथ दिया था, उन सभी को मौत की सजा सुनाई जाती है, और साथ ही उन सभी सैनिकों को जो कि चांसलर कुई के साथ है, उन सभी को बर्खास्त कर दिया जाता है। और 3 पीढ़ियों तक उन लोगों में से कोई भी महाराज के अधीन में काम नहीं करेगा, महाराज के महल में काम करने के योग्य नहीं होगा, ये सुनाया जाता है। उसके बाद से सभी जो मंत्रीगण होते हैं महाराज का धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा समझदार है। जिसके बाद से दूसरा आदेश सुनाया जाता है, और इस आदेश के अनुसार महाराज की रानी कॉन्सर्ट मेंगमेंग बनेगी। यहाँ पे मेंगमेंग का बात सुनते हैं, मतलब मेंगमेंग का नाम सुनते ही सभी मंत्रीगण गुस्सा हो जाता है और वो लोग कहते हैं कि महाराज आपके महारानी कॉन्सर्ट बनने का अधिकार एक उच्च कुलीन महिला को है, और मेंगमेंग वो तो पहले यहाँ पे हिजड़ा बन के रही थी, उसके बाद से एक पुरुष और उसके बाद से एक स्त्री, तो ऐसी महिला को आप अपनी महारानी कैसे बना सकते हैं? लेडी कॉन्सर्ट बनने के वो लायक नहीं है। महाराज कृपया आप इस बारे में एक बार और विचार कीजिए। महाराज कहते हैं कि तुम उसे कुलीन महिला नहीं कह रहे हो, तुम उसे चरित्रहीन कह रहे हो। तुम्हें पता है अगर वो ना होती तो जल सेतु का निर्माण कैसे होता? बहुत लोग जान से हाथ धो बैठते, यहाँ तक कि मेरी भी मौत हो जाती उस आग में जल के। चिता पर से वो मुझे उठा कर लाई है, उसने हमारे लिए इतना कुछ किया है। और वैसे भी महारानी बाई यानी रानी डाउजर ने मुझे ये आदेश दिया है कि मैं उससे शादी करूं, और आप लोग चाहे ना चाहे मैं विवाह उससे ही करने वाला हूं, और 3 दिन के अंदर ये विवाह समारोह किया जाएगा। जिसके बाद से सभी मंत्रीगण कहते हैं कि महाराज अगर आप ऐसे किसी कुलहीन महिला से विवाह करेंगे तो हम लोग अपने पूर्वजों को क्या ही मुंह दिखाएंगे? हमारे पूर्वज
वजू को जाके अपना मुंह भी तो दिखाना है, तो महाराज कृपया इस पर एक बार और विचार करिए। महाराज कहते हैं कि मैंने विचार बना लिया, और हाँ, तुम लोग हमेशा से मुझे जिद्दी कहते हो ना, तो मैं एक जिद करना चाहता हूँ। मैं मेंगमेंग से ही विवाह करना चाहता हूँ, चाहे कोई कुछ भी कहे। यहाँ पे सारे मंत्रीगण उनसे कह रहे होते कि महाराज पुनः एक बार और विचार कीजिए। महाराज कहते कोई विचार नहीं होगी इसके बारे में, और मैंने मन बना लिया है, मैं मेंगमेंग से ही विवाह करूंगा। और इतना कहने के बाद वहां से जाने लगते हैं। लू वान कहते हैं कि सभा बर्खास्त की जाती है। हम देखते हैं कि कुछ लोग शादी की तैयारी कर रहे होते हैं, और यहाँ पे महल के बाहर ही सारे मंत्री अपने घुटनों के बल बैठे होते हैं जिद के मारे, कि महाराज के जिद को तोड़ा जा सके। कुछ मंत्री तो यहाँ पे बेहोश भी होने लगते हैं। यहाँ पे लू वान आते हैं और महाराज से बताते हैं कि महाराज, डॉक्टर को बुलाया गया है, शाही चिकित्सक को, और यहाँ पे एक मंत्री बेहोश हो गए हैं, उनकी जांच करी लेकिन वो ठीक है। तो महाराज कहते हैं ठीक है, चाहे शाही चिकित्सकों को बुलाओ और शाही भोजनालय में बोलो कि वो मंत्रियों के लिए बहुत अच्छा खाना बनाए। जिसके बाद से महाराज कहते हैं वैसे ये सब मेंगमेंग को पता तो नहीं चला ना? तो लू वान कहते हैं नहीं महाराज, उन्हें पता नहीं चला, लिंगताई मंडप में कोई भी खबर नहीं गई है। और वैसे भी जब मेंगमेंग को पता चलेगा और वो आपसे मिलने का जिद करेगी तो मैं उससे बता दूंगा कि पति पत्नी को शादी से 3 दिन पहले मिलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे महाराज कहते हैं पति पत्नी। लू वान तो चले जाते हैं, लेकिन महाराज पति पत्नी सुन के मुस्कुराने लगते हैं, खुश हो जाते हैं। जिसके बाद हमारा आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर।